बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक महीने में अल्लाह पाक हमें हमारे जितने भी ज़िंदगी से जो हमारे मसाइब हैं मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनसे निजात फरमाए। अल्लाह पाक हमें राह रास्त पे लाए। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो खुशियाँ अल्लाह पाक हम सब में जो भी बेइत्मीनानी इस दुनिया में फैली हुई है अल्लाह पाक उसको जो है वो दूर फरमाए। कोशिश करें रमज़ान मुबारक के महीने में दुनिया तो जो है चलती रहती है लेकिन आप कोशिश करें और ये रमज़ान जो है वो मुकद्दर से मिलता है इंसान को। अल्लाह पाक जो लोग चले गए अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए इसी रमज़ान महीने के सदक़े। तो है वो हम लोगों ने मटेरियल फिजिक्स को स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो बाइंडिंग फोर्सेस को और डिफरेंट बॉन्डिंग की टाइप्स को, प्राइमरी बॉन्डिंग और डिफरेंट सेकेंडरी बॉन्डिंग को डिस्कस किया था। बॉटम अप अप्रोच हमने देखी थी क्या होती है, ठीक है, और इस तरह जो है वो बल्क मटेरियल सिंथेसाइज हो जाते हैं हमारे पास। देन उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड देखे थे। हमारे पास पॉली क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। इसके बाद आज हमने जो है वो स्टडी करना है यूनिट्स, क्या नाम है, क्रिस्टल को। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो क्रिस्टल क्या चीज़ होती है? क्रिस्टल जो है वो बल्क मटेरियल को कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा मटेरियल जिसमें एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स हाईली थ्री डायमेंशनली अरेंज होके वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बड़ा खूबसूरत किस्म का स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं क्रिस्टल, ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल्स आर हाईली ऑर्डर्ड अरेंज अलोंग डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। डिफरेंट डायमेंशंस पे वो थ्री डायमेंशनली अरेंज हो के अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बड़ा खूबसूरत किस्म का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्रिस्टल, ठीक है। दो चीजें हैं आगे, लैटिस और लैटिस पॉइंट्स। बड़ी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, ठीक है, भूल जाते हैं अक्सर लोग। लैटिस एक स्मॉल क्रिस्टल को कहते हैं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। बड़ा क्रिस्टल है, हमने उसमें से थोड़ा सा एक क्रिस्टल निकाल के उसको स्टडी करना है तो वो हमारे पास लैटिस होगा, ठीक है। उसमें भी प्रॉपरली एटम्स और मॉलिक्यूल और जो है आयंस उसी तरह अरेंज होंगे थ्री डायमेंशनली जिस तरह पूरे क्रिस्टल में होते हैं, ठीक है। लैटिस पॉइंट क्या चीज होती है? यहाँ मैं डायग्रामेटिकली आपको बताया, देखिए एक हमने क्रिस्टल था, उसमें से हमने छोटा सा एक स्मॉल सॉर्ट ऑफ क्रिस्टल लिया है, ठीक है। इसको कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल और एटम्स आए लेकिन डिफरेंट डायमेंशंस में प्रॉपर्ली अरेंज होकर एक बड़ा खूबसूरत किस्म का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल और आयंस हैं इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। रेयर पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट द एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। देखना ये पॉइंट्स की अरे आ रही है, ठीक है। ये डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स को शो करवा रही है, उनको लोकेट करवा रही है। ये होंगे लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, हमारे पास। उसके बाद ना यूनिट सेल। आपने मोनोमर, आपको सबको पता होगा मोनोमर क्या चीज होती है। डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं थ्रू बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। इस तरह होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते हैं, सब लिंकेज एबिलिटी के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फिर आपस में ज्वाइन होकर डिफरेंट जो है वो आगे मजीद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक बॉटम अप अप्रोच जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इस तरीके से जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल की सिंथेसिस होती है। यूनिट सेल में क्या होगा? small sort of crystals, small sorts of building blocks that aggregate to each other with the periodicity by stacking, by repeating to form a whole crystal bulk material is known as unit cell. छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपस में अरेंज होकर पूरा क्रिस्टल को जो स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं, क्रिस्टल लैटिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखें ये यूनिट सेल है हमारे पास, ठीक है। इसकी सपोज कर लें तीन एक्सिस, हमने तीन डायमेंशन लेनी है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तीन एक्सिस हैं, ठीक है। और तीन एक्सिस में हम लोगों ने क्या करना है कि देखें इनकी तीनों की लेंथ जो है वो भी डिफरेंट हो सकती है, तीनों के दरमियान एंगल भी डिफरेंट हो सकता है। इस तरीके से जो है वो हमारे पास डिफरेंट यूनिट सेल्स आएंगे। इस तरह हेक्सागोनल है, क्यूबिक है, मोनोक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है। हमने आगे जाके इसको डिस्कस करना है पूरे डिटेल में। जैसे यहाँ पे आपने ये समझना है कि डायमेंशन क्या चीज होती है। ये तीन लेंथ्स हैं, ठीक है। ये तीन एक्सेस हैं, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जी एक्सेस। इन तीनों की लेंथ्स भी डिफरेंट हो सकती हैं और उनके दरमियान एंगल भी डिफरेंट हो सकता है। तीन लेंथ्स और तीन एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। इन तीन लेंथ्स और तीन एंगल्स को स्टडी करना, ये 6 पैरामीटर्स हैं, इनको स्टडी करना यूनिट सेल डायमेंशंस कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट सेल डायमेंशंस हैं, ठीक है, तीन एंगल्स और तीन लेंथ्स, ठीक है।
इसके बिना पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल को डिस्कस करते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहले तो हमने एक सिंपल यूनिट सेल को देखा था, अब अपन आगे जाके जो है वो डिफरेंट टाइप को देख लें। इसमें सिंपल यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है एंड फेस सेंटर्ड है। सिंपल यूनिट सेल सिंपल नाम से जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एटम जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, एक होते हैं कॉर्नर्स जो कि आपको पता है, एक होती है फेसेस। फेसेस क्या चीज होती हैं, जो लेटरल साइड होती है ना यूनिट सेल की, उनको फेसेस कहते हैं। ये लेटरल साइड हैं, अपर बिलो लेटरली सारे जो आपस में एक इसको घेरे हुए हैं, ये होती हैं फेसेस, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि एटम्स कॉर्नर पे तो मौजूद होंगे ही होंगे, लेकिन फेसेस के सेंटर पे भी मौजूद होंगे। एक देखें, ये 6 फेसेस होती हैं एक यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर में क्या होगा कि यूनिट सेल एटम जो है वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, लेकिन साथ में बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक सेंटर प्रेजेंट होता है, बाकी सारे सराउंड कर रहे होते हैं इसको, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बॉडी सेंटर है। और एंड फेस सेंटर में क्या होता है, बेस सेंटर या एंड फेस सेंटर में डिफरेंस इतना है कि एंड फेसेस क्या होती हैं, अपर एंड बिलो फेसेस को एंड फेस कहते हैं। एक यूनिट सेल है स्टूडेंट, यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, एक ऊपर वाली फेस है और एक नीचे वाली फेस है, इन दोनों को एंड फेसेस कहते हैं, ठीक है। और बेस सेंटर में हम जब बात करेंगे तो बेस सेंटर में हम सिर्फ बेस वाली फेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फेसेस सेंटर में ये होगा कि कॉर्नर्स पे तो एटम मौजूद होंगे ही होंगे, ठीक है। सारे यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन फेस सेंटर में फेसेस के सेंटर पे होंगे, बॉडी में बॉडी के सेंटर पे होंगे, और एंड फेस सेंटर में जो हमारे पास दो एंड फेसेस हैं इनके सेंटर पे हमारे पास जो है वो एटम प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 टाइप की सेल है। एक एंड फेस सेंटर है, बेस सेंटर, ये बहुत लीस्ट कॉमन है, ये नहीं पाई जाती, ठीक है। कुछ जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाकर हमने क्या करना है कि हाउ टू कंप्यूट एटम्स पॉइंट्स इन द यूनिट सेल। हमने देखना है कि कितने एटम्स हैं एक यूनिट सेल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताना है जो इंपॉर्टेंट चीज है, 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो लेटरल साइड्स हैं वो कितनी हैं, 6 हैं, जिनको हम फेसेस कहते हैं। अपर एंड बिलो 2, और 4 जो है वो एक ये वाली, एक ये वाली, 2 3 इस साइड वाली, और चौथी ये वाली, 4। और एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेस हैं हमारे पास। 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस। अच्छा, एक और चीज होती है एजेस। एजेस कहते हैं बाउंड्रीज को, जो कि फेसेस को सेपरेट कर रही है। देखें, एक फेस को ये 4 बाउंड्री सेपरेट कर रही है, तो हमारे पास जो है वो 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो 12 बाउंड्री सेपरेट करेंगे। देखें, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 12, ठीक है। तो 12 एजेस हमारे पास होंगी। एजेस कहते हैं किनारों को, ठीक है। इसके कितने किनारे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होती हैं, ठीक है। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा वो मजीद 8 यूनिट सेल के को जो है वो शेयर कर रहा होगा। मतलब एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ एटम मजीद 8 यूनिट सेल के साथ अपनी अपीयरेंस शो कर रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल्स में कॉमन है, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स हमारे पास होते हैं, और हर जो कॉर्नर है वो 1/8 है। तो हम क्या करते हैं कि 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 1 एटम बचता है, ठीक है। फेसेस क्या होता है, एजेस क्या चीज होती है, एजेस मैंने बताया किनारे हैं, ठीक है। और हर जो एज होगी वो मजीद यूनिट सेल के साथ अरेंज होगी। मतलब एक एज जो है वो 4 यूनिट सेल के साथ जो है जो एटम प्रेजेंट होगा एक एज पे, वो मजीद 4 यूनिट सेल के साथ अपनी अपीयरेंस को शो कर रहा होगा, ठीक है। कैसे, एक एटम यहाँ पड़ा है, एक एक तो इसके अपने ये यूनिट सेल है, एक यहाँ पे यूनिट सेल आ गया, एक इस साइड से आ गया और एक इस साइड से आ गया। तो हमारे पास क्या होगा कि एक जो हमारे पास प्रेजेंट होगा एटम, एक जो वहां पे जो है वो एज, जहाँ पे जो है वो एज पे प्रेजेंट है, वो मजीद जो है वो हमारे पास जो है वो 12 एजेस हैं, और हर एज जो है वो 1/4 है, ठीक है। वन जो है एज है वो 1/4 है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि 12 हमारे पास एजेस हैं, तो 1/4 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 एटम्स आएंगे। ठीक है ना, हर जो है वो एज है वो मजीद 3 के साथ और प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट सेल है वो कुल मिला के 4 जो है वो यूनिट सेल के साथ अपने अपीयरेंस शो कर रहा है। तो हमारे पास 12 एजेस हैं, तो 1/4 होगा, ठीक है, हर एज। तो 12 एजेस हैं और 1/4 अगर हम वीक वैल्यू निकालेंगे तो 3 हमारे पास एटम बनते हैं, ठीक है। फेसेस क्या है, एटम फेस पे होगा वो 2 फेसेस में कॉमन होगा।
जैसे ये फेस है, ठीक है, ये फेस है, तो एक फेस, एक यूनिवर्सल इस साइड पे जो है वो और आ जाएगा। जैसे ये देखें, एक ये यूनिवर्सल पड़ा है, एक ये यूनिवर्सल पड़ा है, तो ये इसकी फेस है जो इस ये वाली फेस के साथ भी कॉमन होगा और उसकी ये वाली फेस के साथ भी यहाँ पे भी कॉमन होगा। तो फेसिस पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं, हर फेज जो है मजीद दो एटम्स के साथ, मतलब दो यूनिट सेल के साथ अपनी अपीयरेंस शो करा रही होगी। तो हमारे पास सिक्स फेसेस हैं, और सिक्स फेसेस पे जो 1/2 से, क्योंकि एक फेज जो है 1/2 है, मतलब दो जो है वो एक एटम जो है दो एटम का मजीद शेयर हो रहा है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एटम्स होंगे। कॉर्नर पे एक एटम हमने कैलकुलेट किया 12, जैसे हम हर 1/4 है, तो हम जो है वो यहाँ पे 3 आ गए, 3 हमारे इस तरह फेसिस पे आ गए, 3 और 3 6 और एक साथ। एक बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है, जो कि अनशेयर रहेगा, जो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, तो हमारे पास एक यूनिट सेल में ऑफ एटम्स हो सकते हैं। सही है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद सिंपल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर और फेस सेंटर यूनिट सेल में, ये 4 यूनिट सेल में, और चारों में डिफरेंट एटम्स होंगे, और कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे। सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और हर कॉर्नर 1/8 है, तो हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1/8, तो हमारे पास एक सिंपल यूनिट सेल में, क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और हर कॉर्नर मजीद 1/8 होता है, तो 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय 1/8 to give 1 atom. In the body center cubic, atoms present at the corners, which are the 8 corners, and 8 corners, and each corner is followed by 1/8, and so that we calculate is equal to 1, while the atom present at the center of unit cell, because body center, and in the way that the unit cell contains a single atom in its body, which is equal to 1, and 1 plus 1 is equal to 2. Then we will tell about the face centered. In the face centered, atoms present at the corners, and 8 corners, and each corner is by 1/8, and we calculate is equal to 1. एंड फेस सेंटर, अब देखें फेस सेंटर में क्या होगा, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो हमारे पास फेस के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होती हैं, और 6 फेसेस होती हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 = 3, तो हमारे पास 4 एटम्स आएंगे। किस तरह, 1 इसका, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 = 4। एंड फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पे तो मौजूद होते ही होते हैं, इक्वल टू 1, ठीक है, लेकिन एंड फेसेस हमारे पास दो होती हैं, और हर फेस 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 = 2। तो सिंपल यूनिट सेल में एक एटम है, बॉडी सेंटर में 2 एटम है, फेस सेंटर में 4 एटम है, और एंड फेस सेंटर में हमारे पास 2 एटम है, ठीक है। एक फार्मूला हमने जो है वो इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने बताया, उसी चीज को फार्मूला हमें दिया गया है। अगर इस तरह करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन फार्मूला से करें तो बेहतर है। नंबर ऑफ टोटल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटीरियर एटम, while the faces are shared by 2 atoms and the corners are shared by 8 atoms, that I have explained earlier very very briefly, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ब्रीफली बताया कि किस तरीके से जो है वो होते हैं, ठीक है। फेसेस 2 से शेयर किए हुए हैं, यहाँ पे कॉर्नर्स को 8 के साथ शेयर किए हुए हैं। सिंपल यूनिट सेल में देखें तो सेंटर में बिल्कुल नहीं होता, फेसेस में बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, और 8/8 करेंगे तो हमारे पास टोटल आइटम्स 1 आ जाएंगे। बॉडी सेंटर में क्या होगा कि एक बॉडी के इंटीरियर में प्रेजेंट होगा एन आई, यहाँ पे इंटीरियर आइटम्स, ठीक है, फेसेस पे बिल्कुल 0 है, और कॉर्नर पे 8 है, और 8/8 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 1 = 2। ये सेंटर में क्या होगा, सेंटर में तो बिल्कुल भी नहीं है ना, फेसेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, 6 फेसेस हैं, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 3, 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, और 8/8 जब करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। एंड फेस सेंटर में क्या होगा कि इंटीरियर में तो 0 है, ठीक है, दो फेसेस ही है ना, एंड फेस, एक अपर फेसेस है, बिलो फेसेस, ठीक है, और अपर फेसेस में 2 को 2 से गिन, हर फेस 2 के साथ आगे मजीद कंट्रीब्यूट कर दिया, 2/2 प्लस जो है वो कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो 8/8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2/2 इक्वल टू 1, और 8/8 इक्वल टू 1। हमारे पास जो है वो 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड फेस सेंटर पे, ये फार्मूला से मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट देखें तो हेक्सागोनल थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसको आपने समझने के लिए थोड़ा आपको दिमाग खोलना है, ठीक है। एंड फेस सेंटर में क्या होता है, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, सॉरी, हेक्सागोनल में जो है मैंने आपको क्यूबिक में बताया है, ठीक है, क्यूबिक में जो है वो हर कॉर्नर जो है 1/8 के साथ शेयर हो रहा है, लेकिन हेक्सागोनल में देखें तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक ये वाला रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, तो ये इसकी जो है वो फेसेस हैं, और हर फेस जो है वो बराबर है, ठीक है। होता यूं है कि 3 जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के सेंटर में, ठीक है, एक जो है वो मेरे ख्याल में, हाँ, 3 हमारे जो है वो क्या होंगे, बिल्कुल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखें 2 एटम जो हैं वो होंगे फेसेस पे,
अब टू को हर फेज जो है 1/2 है, तो टू को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और तीन हमारे पास सेंटर है, बॉडी सेंटर है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, अब इसके हैं 12 कॉर्नर्स, गिन लें बेशक आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 = 12, क्योंकि दो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। वहां पे देखा था हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर था, तो हर कॉर्नर जो है वो 8 के साथ शेयर हो रहा था। यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? बिकॉज रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के जो है वो क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हर एटम जो है वो मजीद 8 कॉर्नर्स के साथ, जब वो दूसरा क्यूब उसके साथ आता है तो वो 8 कॉर्नर्स के साथ जो है वो अरेंज हो जाता है। लेकिन हेक्सागोनल में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या करती है, रेक्टेंगल के 6 कॉर्नर हैं, और हर कॉर्नर के साथ अगर आगे जाके जो रेक्टेंगल आ जाएगी, तो ये जो एटम है वो मजीद 6 कॉर्नर के साथ, और जो है वो 6 जो है वो रेक्टेंगल के साथ शेयर होगा। तो इस तरीके से जो कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम होते हैं हेक्सागोनल के, वो हमेशा 6 के साथ जो है वो शेयर होते हैं, 8 के साथ शेयर नहीं होते। क्यूबिक में 8 के साथ शेयर होते हैं, रेक्टेंगल में हमेशा 6 के साथ शेयर होते हैं। तो हमारे पास 12 कॉर्नर्स हैं, और हर कॉर्नर कितना है, 1/6। जब 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और हमारे पास 3 इंटीरियर बॉडी साइड जो है वो बॉडी में है, ठीक है। तो 3 2 5, और एक जो है वो कैसे कैलकुलेट किया है, क्योंकि दो फेसेस पे दो एटम प्रेजेंट है, और हर फेज जो है 1/2 है। तो हमारे पास जो है 2 × 1/2 = 1, 5 + 1 = 6, तो हमारे पास 6 एटम्स आएंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। आगे जो है वो हम लोगों ने जो है वो पैकिंग फैक्टर को पढ़ना है। पैकिंग फैक्टर जो है वो कैसे पढ़ते हैं, पैकिंग फैक्टर होता है हाउ द एटम्स क्लोजली पैक टुगेदर। इस तरीके से एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, मटेरियल हैं, एटम्स हैं। मटेरियल में जब एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उनमें देखें कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस रहती जरूर है, चाहे जितनी मर्जी क्लोजली पैक्ड हो जाए। मैं यहाँ पे आपको जो है वो कोशिश करूंगा आप बोर्ड पे समझाने की। एक मिनट। यहाँ पे मैं आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ से, बल्कि इस तरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो होते यूं है कि जब एटम्स आपस में अरेंज हो जाते हैं, जब आपस में अरेंज होते हैं, तो क्या होता है कि वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो मौजूद रहती हैं, चाहे जितना मर्जी वो आपस में, जितना मर्जी वो आपस में क्लोजली पैक्ड हो जाए, उनमें दरमियान जो है वो स्पेसेस मौजूद रहती ही रहती हैं, ठीक है। तो जब ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो उसी चीज को हमारे साथ जो है वो करता है, हमारे साथ इसी को जो है वो कहता है कि जब एटम्स जो है वो आपस में अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान कितनी ऑक्युपाइड फेसेस हैं, ठीक है, कितनी अनऑक्युपाइड फेसेस हैं, ठीक है। टेल अस अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस occupied by the atoms, assuming that atoms are hard spheres, ठीक है। टेल अस अबाउट how much space is occupied and how much space is unoccupied, ठीक है। कितनी स्पेस जो है वो हमारे पास ऑक्युपाई है, और कितनी स्पेस जो है वो हमारे पास ऑक्युपाई नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज है वो हमें बताती है कि कितनी जो है वो स्पेस हमारे पास प्रेजेंट है, कितनी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो देखें हमने चार हमारे पास यूनिट सेल हैं, सिंपल हैं, बॉडी सेंटर्ड हैं, फेस सेंटर्ड हैं, और एंड फेस सेंटर्ड हैं। तो हमने इन तीनों के जो है वो चारों के पैकिंग फैक्टर को देखना है। पैकिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्लस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड करना है जिसको। नंबर ऑफ एटम देखने हैं हर एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, हर एटम का वॉल्यूम देखना है, उसको डिवाइड करना है इंटायर वॉल्यूम के साथ, यूनिट सेल के वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे जाके आप देखें, जब हम यहाँ पे करेंगे सिंपल यूनिट सेल, हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स पे एटम्स किस तरह प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखें जब दो एटम आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे, एक ये एटम है, ठीक है, हमारे पास एक ये एटम आ गया, ठीक है।
दूसरा एटम ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसका अपना रेडियस है और इसका अपना रेडियस है, तो कुल मिला के हमारे पास कितना रेडियस बनेगा, 2r बनेगा, ठीक है। मतलब ईच एक सिंपल यूनिट सेल में जब दो एटम आपस में अरेंज होंगे, ये यहाँ पे देखें, मैंने इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन थोड़ी ब्लर हो गई है। ये देखें, एक ये वाला एटम है और एक ये वाला एटम है, ठीक है। अब इसका एक रेडियस है और इसका एक रेडियस है, जो कंप्रोमाइज डिस्टेंस बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी पूरी लेंथ है, इसको हम कहते हैं ए, ठीक है। क्यूबिक में जो हर लेंथ होती है, हम उसको ए कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है हम कैलकुलेट करने के लिए ए का क्यूब लेते हैं। अब ये जो है ए किसकी इक्वल है, 2r की इक्वल है, क्योंकि इसका रेडियस और इसका रेडियस आपस में मिल रहा है, ठीक है। जब इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8r³ आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच जो है एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। लेकिन जब हम वॉल्यूम ऑफ ईच एटम कहेंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है कि सॉलिड सफेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास सॉलिड सफेयर स्ट्रक्चर्स का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास हमेशा फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वन यूनिट ओनली वन एटम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू 4/3 πr³ डिवाइड बाय 8r भी, तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 0.52, जब हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो हमारे पास 52% जो है वो आएगी वैल्यू। अब ये 52% वैल्यू हमें क्या बता रही है कि हमारे पास 52% जो है वो स्पेस ऑक्युपाई है, और 48% हमारे पास अनऑक्युपाइड है। देख लें कितनी स्पेस जो है वो हमारे पास अनऑक्युपाइड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फेस सेंटर की तरफ हम आते हैं। फेस सेंटर में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, कुल मिला के 4 एटम होते हैं, ठीक है। और हर एटम का जो वॉल्यूम हमारे पास 4/3 πr³ हमने जो है अज्यूम किया है यहाँ से, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से सॉलिड स्फीयर को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फेस सेंटर में जब हम उसका वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम हमेशा उसकी जो लेंथ होती है उनके क्यूब की इक्वल होता है, ठीक है। सही है। तो जो है वो जो है A³ है, ठीक है, वॉल्यूम। लेकिन जो ए है वो फॉर फेस सेंटर क्यूबिक आपने जो है वो हमने अज्यूम किया हुआ है, ये हमारे पास वैल्यू है थ्रू इक्वेशन, ठीक है। कि वो हमारे पास ए जो है वो हमेशा इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 और आर, ठीक है। ये चीज हमने इक्वल रखी हुई है ए के, ये जो एक प्रॉपर जो है इसकी डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने जस्ट ए को इक्वल जो है हमें यहाँ पे ऐसे समझना है कि सपोज करना है, ठीक है। और ये इसके इक्वल होता भी है, ठीक है। तो जब हम इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास देखें ना, ए इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A³ एंड ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 और आर। जब हम इसका जो है वो क्यूब लेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखिए मैंने कैलकुलेशन की हुई है, 16 और अंडर रूट 2 r³, ठीक है। अब ये यूनिट सेल को हम नीचे रख लेना है, ठीक है। और इसके 4 एटम्स हैं, और हर इसका जो है वॉल्यूम जो है इसको जब कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो है उसका पैकिंग फैक्टर आएगा 74%। देखें, फेस सेंटर जो है वो सिंपल यूनिट सेल से ज्यादा पैक है, इसमें ऑक्युपाइड स्पेसेस 26% है, ठीक है। इसी तरह जब हम देखेंगे फॉर बॉडी सेंटर, ठीक है, बॉडी सेंटर BCC जिसे कहते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर में टोटल कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। एक कॉर्नर पे और एक दरमियान में है, ठीक है। तो हम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ईच एटम 4/3 πr³ है, और ए जो है इज द साइड क्यूब, साइड उसकी साइड लाइन है, ठीक है। और वॉल्यूम जो हमेशा उसको एक क्यूब से करते हैं। अच्छा, फेस सेंटर में हमारे पास एक को हम इसके इक्वल रखते हैं, लेकिन जब हम बॉडी सेंटर में कर रहे होते हैं तो हमारे पास ए को हम 4/√3 r की इक्वल रखते हैं। ये एक प्रॉपरली प्रूव्ड है मैथमेटिकली, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने जस्ट इसको यहाँ पे प्रूव नहीं करना, हम जस्ट इसकी वैल्यू लगानी है। ये जो ए है, हम जब इसका क्यूब लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू A³ होता है, तो हम जब इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास 64/3 अंडर रूट 2 और r³ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। जब हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे पुट कर देना है, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे पुट कर देना है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास 68% हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब ये 68% हमारे पास देखें, देखें क्या क्या बनता है। 68% जो हमारे पास पैकिंग है, लेकिन 32% इसमें अनऑक्युपाइड स्पेस है, 32% इसमें एम्प्टी स्पेस है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा फेस सेंटर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर जो है वो बॉडी सेंटर्ड का होगा, फिर जो है हमारे पास जो है वो सिंपल क्यूबिक का होगा। देखें, इसमें स्पेसिंग जो है 26% बची हुई है, 32% हमारे पास बॉडी सेंटर में बची हुई है, और देखें तो 48% हमारे पास इसमें बची हुई है। इसके बाद जो है हम लोग जो है वो हेक्सागोनल का पैकिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमसे हेक्सागोनल में कैसे होता है। 6 इसके एटम्स हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल जो है वो हमने यहाँ बताया हुआ है 4/3 πr³, क्योंकि हर स्फीयर का हमने अज्यूम किया होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसकी देखें ना, रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में जो है वो देखें,
सिक्स हमारे पास इसकी जो है वो ये साइड्स हैं, ठीक है। अब ये सिक्स साइड्स, ठीक है, और इसकी ये जो हाइट है, जो भी स्पेसेस हैं, ये सारी सारी सेम होती हैं। तो हमने इसका जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1/2 बी, ये साइड लाइंस हैं, ठीक है, और ये हाइट, ये भी साइड लाइन है, साइन थीटा हमारे पास 60 के इक्वल होता है हमेशा, क्योंकि पैरेलल हमारे पास बी जो है ये भी साइड लाइन है, ठीक है। और ये जो हमारे पास एच है, ये भी हमारे पास जो है, इसकी जो हाइट है ये भी हमारे पास, इसको भी एक ही सपोज कर लेते हैं, मतलब ये भी एक ही सपोज है और ये भी हमने इसको एक ही सपोज कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइट है, तो हमने दोनों को एक ही सपोज कर लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करें, sin 60 जो है हमेशा √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भी एक ही साथ, इसको भी एक ही साथ, तो हमारे पास स्क्वायर होगा 1/2, इसके साथ हमेशा फार्मूले का ही है, ठीक है। और हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 6 पोर्शन, क्योंकि इसके 6 आगे मजीद जो है वो केसेस हैं, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो है इसका जो है वो एक हमारे पास वैल्यू आएगी 3 × √3 डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर। इसको हमने जब जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मजीद जो है, ये देखिए ना हमारे पास, ये तो हमने इसको इसके लिए निकाल लिया था, अब हमने 6 पोर्शन के लिए निकाला, तो हमारे पास ये चीज आएगी। अब 6 पोर्शन को ये निकालिए, तो हमने मजीद इसकी जो है लेंथ और हाइट के साथ इसको मल्टीप्लाई करके जो हमने वॉल्यूम निकालना है, वो हमारे पास ये आ जाएगा 3 × 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। ये हमारा कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6 आइटम्स होते हैं और हर इसका जो है वो वॉल्यूम ऑफ ईच आइटम जो है वो 4/3 है। तो हमारे पास जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास 0.74%, 74% जो है वो ऑक्यूपाइड स्पेसेस आएंगी, जो कि अनऑक्यूपाइड स्पेस हमारे पास 26% रहेंगी, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जो कि हमें डोनेट करता है कि हाउ मच द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, सही है। फिर उसके बाद आती है आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी। आइसोट्रोपी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच आर आइडेंटिकल विद ऑल डायरेक्शंस। अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, उनको देखें एटम्स इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं, हर डायरेक्शन हमें ऐसा लगता है कि वो सेम है, क्योंकि हर डायरेक्शन जो है वो डिसऑर्डरली अरेंजमेंट है, ठीक है। हर डायरेक्शन जो है वो हमें लगता है कि सेम है, और तो प्रॉपर्टी जो है वो हर डायरेक्शन में तकरीबन सेम ही होती हैं। कोई प्रॉपर्टी, हाँ, अगर हम कोई डिफोरेस्टेशन करते हैं या हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं, तो शायद जाकर उनकी शायद चेंज हो जाए, लेकिन एज सच कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, प्रॉपर्टीज रिमेन सेम as all direction is it is called as the phenomenon of isotropy, while in the crystalline solids each atom's molecule ions are orderly arranged together and all directions remains different, because when we are observing the directions from different angles it appear to be different with us, ठीक है। तो जब जो है crystalline solids को यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंट शो होगी, यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंट शो होगी, यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंट शो होगी, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी वेरी करती हैं अपॉन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फिनोमेनन होता है एनिसोट्रोपी का। तो ये यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैग्नेटिक जो है वो देखें, अमॉर्फस जो है वो डिफरेंटली अरेंज है। यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक जो है यहाँ पे वायर्स और डिफरेंट जो है कॉइल्स बनाई जाती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ से देखें तो इसकी अपीयरेंस डिफरेंट हो रही है, यहाँ से देखें तो इसकी अपीयरेंस डिफरेंट हो रही है, यहाँ से देखें तो इसकी अपीयरेंस डिफरेंट हो रही है। तो डिफरेंट डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन अपीयर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड को देखें तो सारी डायरेक्शन सेम ही है, और अनआइसोट्रोपिक को देखें तो देखें डिफरेंट, सारी डायरेक्शन है डिफरेंट अपीयरेंस शो कर रही है, मैं डिफरेंट चीजों से, ठीक है। आगे होता है पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी, ठीक है। ये दोनों बड़े डिफरेंट फिनोमेना हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, एलोट्रोपी जो है वो एलिमेंट की स्टेज पे होती है, और पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाउंड की स्टेज पे होती है। जब एक कंपाउंड डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करता है, तो वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और एक एलिमेंट जब डिफरेंट फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो होती है एलोट्रोपी, ठीक है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड है, ठीक है, AgNO3 प्रेजेंट इन द रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, while जो है वो अटिलिनियम ऑक्साइड एग्जिस्ट इन 3 मेन फेजेस, एनाटेज, रुटाइल एंड ट्रोकाइड, ठीक है। ये 3 फेजेस में डिफरेंटली जो है वो हमारे पास, जब इसको हम जो है वो कोर्स निकालते हैं, तो डिफरेंट जो है जब एनालाइज करते हैं, तो डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट, डिफरेंट इसके जो है वो एटम्स मॉलिक्यूल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और डिफरेंट हमारे पास शेप्स बनती है। लेकिन एलोट्रॉपी जो है, जब एलिमेंट्स डिफरेंट फॉर्म में, जिस तरह आप देखें कार्बन जो है वो क्यूबिक फॉर्म में, डायमंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेक्सागोनल फॉर्म में वो ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए कि एक एलिमेंट जो है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको कहते हैं हम एलोट्रॉपी, ठीक है। ये चीज होगी सिंपल सा फिनोमेना है, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल भी मैंने आपको